नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक आज ये जो स्टैटिस्टिक्स पेन चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 30 है। इसके लिए हमने 9 लेक्चर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो 29वें लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। तो जो इससे जो पिछला लेक्चर 29 था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारित सूचकांक क्या होता है। भारित सूचकांकों के लास्ट पे पास ये सूचकांक के बाद में हमने बाउले का सूत्र पढ़ा था। फिर हमने इसका ईसर का फॉर्मूला पढ़ा था। ईसर के फॉर्मूले के बाद हमने वाल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, इजवर्थ का फॉर्मूला पढ़ा था और केले का फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूले आपको बुक जबानी याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से थोरेटिकल चाहे वो संगणक का एग्जाम हो, चाहे एसओ का एग्जाम हो, चाहे एसओ का एग्जाम हो, यदि थोरेटिकल यदि क्वेश्चन पूछना था तो कल वाले लेक्चर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर मैंने लास्ट में जाते जाते एक ये भी बताया था कि जब फॉर्मूले का यदि मैं आधार वर्ष का यदि परिवर्तन कर देता हूँ तो उसमें कौन से फॉर्मूले के अंतर्गत बाहर का परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो आधार वर्ष कौन सा फॉर्मूला होगा, वो केली का फॉर्मूला। केली के फॉर्मूला यही मैंने लिखा है। यदि इस सूत्र में आधार वर्ष का परिवर्तन कर दिया जाए तो संबंधित वस्तु के बाहर परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, केली का। मतलब इस लाइन से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो आज वाला लेक्चर है वो आता है कि आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि हम आधार वर्ष को परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या सूचकांक भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो साल हमें दे रखे हैं उनके, बिल्कुल। यदि आधार वर्ष परिवर्तन कर देते हो तो उसके जो सूचकांक होते हैं वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। और जो सूचकांक परिवर्तन होंगे वो नए सूचकांक ज्ञात कौन से फॉर्मूले से किया जाएगा, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक यही लिया है, आधार वर्ष में परिवर्तन करने पर सूचकांक ज्ञात करना। आधार वर्ष परिवर्तन क्यों किया जाता है, तो आधार वर्ष परिवर्तन इसलिए किया जाता है कि जब आपको दो सीरीज दे रखी होगी और सीरीजों के मध्य यदि तुलना करनी होगी तब आपके पास दोनों सीरीजों का आधार वर्ष सेम कर लिया जाएगा, तब आपके पास तुलना करने की आसानी हो जाएगी। तो यही मैंने लिखा है कि दो श्रेणियों का आधार वर्ष अलग अलग होने पर उनमें तुलना करने के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन कर तुलना योग्य बनाया जाता है। और जो नए आधार वर्ष में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसका जो नए सूचकांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, प्रचलित वर्ष का पुराना सूचकांक अपन नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू 100। प्रचलित वर्ष कौन से होंगे, जो हमारे को दे रखा होगा 2001 का निकालना वो हमारा प्रचलित हो जाएगा, 2002 का निकालना वो हमारा प्रचलित हो जाएगा, 2003 का निकालना वो हमारा प्रचलित हो जाएगा। और आधार वर्ष क्या होता है, एक फिक्स होता है। जैसे जब समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे ये एग्जाम्पल, एक साइड मैंने सालों के नाम दे रखे हैं और दूसरे दूसरे वर्ष मैंने सूचकांक दे रखे हैं। जैसे 2001 के अंदर का जो सूचकांक है वो 100 है, 2002 के अंदर 120 है, 2003 के अंदर 190 है, 2004 के अंदर 200 है, 2005 के अंदर 206 है और 2006 के अंदर 230 सूचकांक है। अब मेरे दिमाग में ये आता है कि सर इस वर्ष तो मतलब 2001 जब आधार वर्ष है, अब मैं 2001 को आधार वर्ष हटा के जब मैं 2005 को यदि मैं आधार वर्ष कर दूं तो मैं क्या नए सूचकांक प्राप्त कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नए सूचकांक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे जब मैंने 2005 लिया तो इसका जो सूचकांक क्या है 2006। 2006 को हमेशा के लिए क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। नए आधार वर्ष कौन सा है मेरा, 2005 कर दिया। तो पुराना सूचकांक कौन सा, 206 है, तो मैं 206 को हमेशा ही नीचे रखूंगा। तो प्रचलित वर्ष का पुराना सूचकांक, जैसे मैंने 2001 का नया सूचकांक निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 206 इंटू 100 कर दूंगा। 2002 का यदि मुझे नया सूचकांक निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 120 उसका पुराना सूचकांक, तो 120 अपॉन नए आधार वर्ष का सूचकांक कितना, 206। इस प्रकार से मैं ये सूचकांक नए आधार वर्ष के लिए सूचकांक प्राप्त कर लूंगा। अब जो आगे जो इसी लेक्चर के अंदर करते हैं वो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने कई एग्जाम में एनालिसिस किया तो वहां पे ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है, समूह वेरिएटी या मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो इसका आपको फॉर्मूला ही याद रखना। बात तो देखो, इस लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व करने लायक नहीं होंगे। उन एग्जाम में उनको सोल्व करोगे तो फिर पीछे रह गई। आपको क्वेश्चन वही देखना है जो आपके दिमाग में आ रहा है और 1 सेकंड लग रहा है तो वो सबसे पहले करो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज्यादा बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि मैं ऊपर वाले ऐसे एग्जाम्पल कराने बैठ जाऊँ तो फिर तो ये मतलब 25 दिन यही चले और वो कोई फायदा ही नहीं है। तो आप एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ना कि आप कोई आपको रिटर्न लिखना है। तो रिटर्न लिखना हो तो फिर मैं अभी आपके और ज्यादा मतलब एग्जाम्पल ले लूँ तो कोई औचित्य नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, समूह वेरिएटी मूल्य सूचकांक क्या होता है, ये होता है। फिर आपके पास एक और मतलब इसी थ्योरेटिकल के रूप में पूछा जाता है कि श्रृंखला आधार सूचकांक क्या होता है या श्रृंखलित सूचकांक क्या होता है। श्रृंखलित आधार सूचकांक ज्ञात करने के लिए आपको हर वर्ष के लिए एक श्रृंखला मूल्य अनुपात निकालना। उस श्रृंखला मूल्य अनुपात कैसे निकालता है, प्रचलित वर्ष का मूल्य अपन गत वर्ष का मूल्य इंटू 100। आपको ये भी पता होगा कि आपके पास ईयर दे रखी होगी, उसका मूल्य दे रखा होगा। मूल्य से आपके पास क्या दे रखा, आप क्या निकाल सकते हो, श्रृंखला मूल्य अनुपात निकाल सकते हो। प्रचलित वर्ष कोई भी एक प्रचलित प्रचलित वर्ष आप निकाल सकते हो। जैसे अभी आपके पास यही ले लेता हूँ,
आधार वर्ष ना लेके सपोज करता हूँ ये मूल्य दे दिया 2001 के अंदर मूल्य 100 है, 2002 के अंदर 120 है, 2003 के अंदर 190 है। तो आपके पास क्या निकालना है, श्रृंखला मूल्यानुपात निकालना है। तो श्रृंखला मूल्यानुपात मतलब लिंक रिलेटिव निकालना है। तो लिंक रिलेटिव कैसे निकालोगे, प्रचलित वर्ष का मूल्य, तो जैसे 2002 का निकालना, तो प्रचलित वर्ष कितना हो गया 2002, तो 120, और गत वर्ष कौन सा हो गया 2001, तो 120 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये मेरे LR निकल जाएगा। अब श्रृंखला आधार सूचकांक कैसे निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गत वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक इंटू प्रचलित वर्ष का लिंक रिलेटिव, या फिर आपके श्रृंखला मूल्यानुपात अपॉन में 100 कर दूंगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस आपके पास फॉर्मूले किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, वो आप इस फॉर्मूले से बैठ के सोचोगे कि मैं कैसे निकालूंगा। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो और ज़्यादा मैं इसके एग्जाम्पल लेके आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं कोर्स को कंप्लीट करने के ऊपर हूँ, और इसके ऊपर हजारों मतलब फॉर्मूले, तो मैं क्वेश्चन कितने क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जब समझ में तब आएगा जब मैं बोर्ड के ऊपर होऊंगा, तब आप बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइब करोगे, तब मेरे को मतलब कंटेंट देने में मजा आएगा। और श्रृंखला आधार सूचकांकों का एक उपयोग भी है। श्रृंखला आधारित सूचकांकों में तत्कालीन परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है, तुलना पिछले वर्षों से। पुरानी वस्तुओं को हटाकर नई वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, ये भी आपके आधार सूचकांकों के उपयोग कह सकता हूँ, या गुण कह सकता हूँ। श्रृंखला आधार सूचकांक में एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद होना चाहिए। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये आपके पास जाना चाहिए। फिर आता है आपके पास भारित औसत कीमत सूचकांक। एक हमने पढ़ा था औसत कीमत सूचकांक, 27वें लेक्चर के, सॉरी 28वें लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, औसत कीमत सूचकांक पढ़ा था। औसत कीमत सूचकांक कैसे निकल जाता है, ये देखिए, मैं जस्ट पिछले वाले PDF के अंदर लेता हूँ, तो ये देखिए, मूल्य अनुपात सरल विधि, यहाँ पर औसत कीमत सूचकांक कैसे निकल जाता है, P01 1/n समीशन P10 इंटू 100। आज होता है भारित औसत कीमत सूचकांक। तो भारित औसत कीमत सूचकांक के अंदर यह हमें भी बताया कि भारित दे रखा है, तो हमें वस्तुओं का भार दे रखा होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, P01 इक्वल टू 1 अपॉन समीशन W P1 अपॉन 100। आपके पास वस्तु दे रखी होगी, भार आपको दे रखा है, और आपके पास ईयर भी दे रखा है। ईयर मतलब ये 2000 है, तो ये आधार वर्ष है, और 2005 है, तो ये प्रचलित वर्ष है। आधार वर्ष को P0 के द्वारा दे रखा जाता है, प्रचलित वर्ष को P1 के द्वारा, ये प्राइस दे रखी है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चाहिए, मेरे को P1 अपॉन P0 चाहिए। तो सबसे पहले मैं P1 अपॉन P0 45 अपॉन 20 अपॉन 25, 40 अपॉन 30, 18 अपॉन 10, ये आपके पास वैल्यू निकाली। इस वैल्यू को मैं मल्टीपल किससे कर दूंगा, W से। मतलब W क्या दे रखा है, ये आपके बाहर दे रखा है। तो 5 को मैं 2.25 से मल्टीपल करूंगा, 7 को मैं 1.28 से मल्टीपल करूंगा, 6 को मैं 1.5 से मल्टीपल करूंगा, 2 को मैं 1 मल्टीपल करूंगा। मल्टीपल करने के बाद मैं इसका क्या करूंगा, योग करूंगा। मेरे समीशन करना है, तो मैं इसका योग कर लिया, 30.81 इसका टोटल योग आया। और समीशन W इन सारे भार का मैं योग कर लूंगा। भार का योग आया मेरे पास 20। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास आया, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी है 32.81, और W की वैल्यू कितनी है 20 इंटू मल्टीपल 100 से कर दूंगा। बस भारित औसत कीमत सूचकांक मिल जाएगा 164.05। अब यदि इसी का मैं औसत कीमत सूचकांक निकाल लूं, तो औसत कीमत सूचकांक और भार से कोई लेना देना नहीं है, वस्तु दे रखी है। P1 अपॉन P0 लिख लूंगा, तो P1 अपॉन P0 का जो योग कर दूंगा मैं 6.83 आ जाएगा, तो वही आपके पास लूंगा। कितनी वस्तु दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 से मल्टीपल कर। ये देखिए आपके पास फर्क है, एक तो भारित औसत कीमत सूचकांक फर्क है, और एक औसत कीमत सूचकांक में क्या फर्क है। और फिर आपके पास कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल मैंने देखा है, एग्जाम के अंदर कई कई बार भारित औसत कीमत सूचकांक ना देके सेम क्वेश्चन दे दिया जाता है, और आपके पास पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बताइए, इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी यही यही फॉर्मूला लगा देना, आपके पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकल जाएगा। आप भारित औसत सूचकांक यही आपको, आपके पास लिख लो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी यही है, कई बार आपके पास निकाल दिया जाता है। तो अब ये आपके पास, ये तो आपके आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये शायद 7 या 8 मिनट का ही होगा। इससे अगले वाले लेक्चर के अंदर हम वो पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। वहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। हालांकि ये जो इंडेक्स नंबर है, वो ये जो 3 लेक्चर जो पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही चल रहा है। एक तो परसों वाला लेक्चर, एक कल वाला लेक्चर, और एक आज वाला लेक्चर। एक जो आगे जो लेक्चर आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चलेगा। सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आने के पुटअप बहुत ज्यादा हुए। जब सूचकांक स्टार्ट किया था, वो 7 मिनट का लेक्चर कोई है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट इसे है। चलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए जिंदा अकेडमी। थैंक यू।